गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले लेक्चर में 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब हम 1-2 क्वेश्चंस और करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, उम्मीद है मुझे ऐसी। अब देखिए, अगर आप अटेम्प्ट करके नहीं देखा होगा आपने, तो आपको उतने अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्लियर है? और असाइनमेंट कहाँ मिल रहा है ये आपको पता है, ये टेलीग्राम के चैनल पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं असाइनमेंट के। क्वेश्चन नंबर 5, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 जो है एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है 1.2। कौन सा है? एनसीईआरटी का एग्जांपल है 1.2। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी पर सेकेंड, एक सेकेंड में किसी बॉडी से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सुन ली इतनी बात, यानी कि 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से मूव कर रहे हैं कितनी देर में? 1 सेकेंड में। तो ये कह रहे हैं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन दी अदर बॉडी। दूसरी बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है। टाइम पूछा गया है, कितना चार्ज गेन करने में? 1 कूलम का चार्ज गेन करने में। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं, किसी बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज अगर आना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? क्या हम वो निकाल सकते हैं? बात समझ रहे हैं? मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों चाहिए? बिकॉज मुझे टाइम पूछा गया है और 1 सेकेंड में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पता है। तो यानी कि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाएं कि इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने के लिए, मैंने बोला कि सपोज करिए कि मान लो, मैं एक जनरल केस बता रहा हूं कि एक बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पर सेकेंड। ठीक है, तो 20 इलेक्ट्रॉन बॉडी पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड का। तो ऐसे ही मुझे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो चार्ज कितना दिया गया है? 1 कूलम का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बात कर सकते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू Ne, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो N की वैल्यू क्या हो गई? Q अपॉन E। जल्दी से बात करेगा, Q कितना है? 1 कूलम है। E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यही होता है E का मतलब। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा। N इज इक्वल्स टू 10 टू पावर -19, ऊपर गया तो प्लस का हो गया, इंटू 10 टू द पावर 19। पॉइंट हटाने के लिए मैंने 0 बढ़ा लिया, तो क्या बचा? 10/16। अब 16 से 10 ये मैं बताने वाली बात नहीं है, 0 हो गया। 6 16 96, 4 बच गए हैं, 16 दूनी 32, 8 बच गए हैं, 16 पंजे 80। ये आ गया है 0.625 इंटू 10 टू पावर 19। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। अब एक और बात, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, मुझे क्या करना था कि कितना टाइम लगेगा। अब टाइम लगने वाली बात निकालनी बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं इसको। जरा देखना, इतने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 1 सेकेंड में। हमें क्या गिवन है? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं कितनी देर में? 1 सेकेंड में। तो हमें कितने ट्रांसफर करवाने हैं? इतने ट्रांसफर करवाने हैं। और इतने ट्रांसफर का मतलब हुआ 0.625। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा कर लें क्या? 0.625 की जगह 6.25 भी तो कर सकते थे और इधर पावर कम कर देते। चलिए कोई बात नहीं। इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने में, ये टॉफी वाला रूल है, कितने टाइम लगेगा? 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9 इंटू 0.625 इंटू 10 टू द पावर 90। ऐसी बात सुन ली है आपने। अब ये 9 है, ये 19 है, ऊपर गई पावर तो 9 माइनस हो गए, तो कितना बचा मेरे पास? 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 10 सेकेंड। अच्छा सा बना लीजिएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। इतने सारे सेकेंड लग गए, और ये आप हिसाब किताब लगाएं अगर, तो ये बहुत सारे सेकेंड्स हैं।
10 टू द पावर 9 सेकेंड से हिसाब किताब लगाएंगे तो ये सालें बन जाएंगी। और इनफैक्ट अगर मैं बहुत एक्यूरेट रीडिंग बोलूँ आपसे तो लगभग बहुत साल बन जाएंगे ये। आप एक बार हिसाब लगाइएगा कितने साल बन रहे हैं ये कितने ईयर्स बनने वाले हैं। आप सेकेंड्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आई थिंक करिएगा और बताइएगा कितने साल लग गए हैं। तो अब मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं यहाँ से। वो बात ये है कि इसमें आपने एक बात नोटिस की है, n की वैल्यू जो आई थी, हमने फोर्थ नंबर का एक क्वेश्चन किया था इससे पिछले लेक्चर में, वहां पर उसको राउंड ऑफ किया था, यहां पर राउंड ऑफ नहीं किया। अब आपको मैं बताऊं क्यों नहीं किया दोनों सिचुएशंस में। पहली बात, वहां पर सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एस्टिमेशन पूछा गया था, यहां पर टाइम पूछा गया है। तो टाइम की कैलकुलेशन करते टाइम पर हम इग्नोर नहीं कर सकते, राउंड ऑफ करते तो इसको 1 बना देते और बहुत बड़ा इग्नोरिंग फैक्टर होता वो, ठीक है। तो इसलिए उसको फर्दर हमें आगे बढ़ना था, क्वेश्चन में क्या करना था, फर्दर आगे बढ़ना था, इसलिए हमने वहां पर राउंड ऑफ नहीं करके इसको इग्नोर नहीं किया है, उस क्वेश्चन में कर दिया था। और दूसरा एक और बात कह सकते हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इतने बड़े लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना सा, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्वांटाइजेशन को। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपके सामने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 equal charges each q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L। 3 इक्वल चार्जेस हैं और इस पे लिखा भी हुआ है एग्जांपल 1.6 है ये, दिस इज एग्जांपल 1.6। 3 इक्वल चार्जेस हैं, q है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। देखिए एक और बात, बहुत से बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स हमसे लगती नहीं है। अरे फिजिक्स लगती कैसे नहीं है, फिजिक्स कोई गुस्सा करने वाली चीज थोड़ी नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया जाए, जो डाटा दिया जाए उसको कलेक्ट करते जाइए, उससे आइडिया, जैसे मैंने पहली लाइन पढ़ी, 3 चार्जेस ईच क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। एल साइड के ट्रायंगल पर रखे हुए हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फिर कह रहा है What is the force on a charge capital Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle। क्या कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा है जिसका साइन वही है जो इन क्यूज का है। तो मैं इनका अगर पॉजिटिव मानूं तो उसका भी कैसा है, पॉजिटिव है। उस पर फोर्स निकालना है, यानी सेंट्रॉइड पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। फिर से मल्टीपल चार्जेस का केस हो गया। मल्टीपल चार्जेस का अगर केस हो गया तो फिर से आपको क्या करना है, क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत ध्यान से देखना, छोटी छोटी बातें हैं ये। पहले बताइएगा सेंट्रॉइड होता क्या है। सेंट्रॉइड होता है कि किसी ट्राइंगल की जो मीडियंस होती हैं उन मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। पहले ध्यान समझना क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैं कुछ समझाने के लिए अभी सिर्फ दो ही मीडियंस का मतलब जानते हैं, जो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। अब एक और बात कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कुछ एंगल्स की बात मैं दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये दो मीडियंस मैंने बना दी हैं, बनाऊंगा अभी तीनों, समझा रहा हूं कुछ। क्या बोला मैंने कि प्रॉपर्टी होती है 9-10 से पढ़ी होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मीडियन होती है वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है सामने वाली लाइन पर, यानी कि दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। क्लियर है, सुन ली ये बात इतनी। एक और प्रॉपर्टी सुनते जाइएगा, एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन होती है वो इन एंगल्स को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी एंगल्स को भी क्या कर देती है, क्या कहते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स 60 होते हैं, तो ये वाले सभी एंगल्स कितने हो गए हैं, 30-30 दिखे, कितने हो गए, 30-30 हो गए। सुन ली है इतनी बात। अब अगर आप इतनी बात सुन पा रहे हैं तो जरा एक बात बताइएगा,
ये 30, ये 30, एक ट्राइंगल देखना, ये वाला ट्राइंगल देखा, ये 30, ये 30, तो ये कितना बचा, कितना बचा है? क्या 120 दिख रहा है सबको? दिख रहा है 120 है, दिस इज 120। ये अभी मैं हटा दूंगा, सब डायग्राम बनाते रहिएगा अपने आप दिमाग में। ये एंगल कितना हो गया है? 120 हो गया है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है आपके दिमाग में। तो किन दो के बीच का एंगल बना? जो दो मीडियंस थी, उन दो मीडियंस के बीच का एंगल कितना है? 120 है। ठीक है इतनी बात। अब हम इसको अच्छे से बनाएंगे। एक और बात सुनिएगा, एक और बात सुनिएगा, वो क्या है? मान लिया ये है पॉइंट ए, बी और सी, और ये है इसका सेंट्रॉइड ओ। तो क्या कहते हैं कि ये जो डिस्टेंसेस है ना, एओ, सीओ और ऐसे ही एक इधर से आएगा बीओ, ये सभी डिस्टेंसेस कैसी होंगी? बाय ज्योमेट्री इक्वल होने वाली है। ज्योमेट्री की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं? ये सभी कैसी हैं? इक्वल है। सुन पाई है इतनी बातें आपने? बाकी बातें अभी हम करते हैं। ये हैं कैसी? इक्वल है। चलिए, तो एक और बात मैं आपको बता दूं, कोई भी एक पार्ट मैं इसका निकाल लेता हूं, ठीक है? कोई एक पार्ट इसका निकाल लेता हूं। मान लीजिएगा ये C है और ये कोई पॉइंट मैंने मान लिया D है, जो मीडियन हमने गिराई है वो कितनी है? CD है। तो ये बाकी सब चीजें हटा रहा हूं मैं यहां से। ये इसका क्या है? सेंट्रॉइड है O। ये 60 डिग्री का एंगल है। एक बात आपको बता दें, सेंट्रॉइड जो है 2:1 के रेशियो में, ये हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जरा देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। ये CD की लेंथ अगर मैं निकाल लूं, CD की लेंथ अगर मैं निकालूं तो 2:1 का रेशियो होता है। तो CD की लेंथ निकालिएगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे परपेंडिकुलर पता करना है, हाइपोटेन्यूस पता है, साइन का फंक्शन लगा सकता हूं। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि CD अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि L। तो CD की वैल्यू आ गई, L इधर चला गया और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो टोटल CD जो है वो ये हो गई हमारे पास, ठीक है? अब 2:1 में डिवाइडेड है, यानी कि CO और OD का रेशियो कितना है? 2:1 का है। और इनका सम कितना है? इनका सम कितना है? ये रहा L√3/2। मैं थोड़ी सी ट्रिकी पोर्शन से बताऊंगा कैसे, तो मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा, मैं ट्रिकी पोर्शन से बता देता हूं। एक बात याद रखना, इनका रेशियो कितना होता है? 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है? तो अगर 2:1 का रेशियो है तो आप शायद याद रखते होंगे क्वेश्चंस कि रेशियो वाले क्वेश्चंस में मैं इसको 2x मानता, इसको x मानता, यही करते हैं ना? तो इन दोनों का सम कितना है? मैं बोल रहा हूं 2 + 1, 3 जो है वो किसके इक्वल है? L√3/2 के इक्वल है। 3 का मतलब क्या हुआ? 2 + 1 यानी कि CD लेंथ बन गई, और CD लेंथ है कितनी? L√3/2। और मुझे कितना पोर्शन चाहिए था? 2 वाला पोर्शन चाहिए था, 2 यानी कि 2 वाले की वैल्यू चाहिए थी। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? L√3/2। अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा क्या? आ जाएगा, ऐसे समझो। 3x मान लिया, चलिए 2x + x 3x, 3x की वैल्यू ये हो गई। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? 2x की वैल्यू चाहिए थी। तो कैसे निकालेंगे? L√3/2 डिवाइडेड बाई 3x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। दिख गया है? तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? L/√3। कुछ समझ में आया क्या हुआ? ये सिर्फ हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है? CO की वैल्यू निकाल ली है। किसकी वैल्यू निकाल आई है? CO की वैल्यू। अब बस मेरा काम बन गया है, मुझे पता चल गया है CO की वैल्यू कितनी है? L/√3। यही वैल्यू किसकी होगी? AO की। यही वैल्यू किसकी होगी? BO की। इतनी बात सीख गए हैं? आई थिंक क्लियर है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, खूब ढंग से देख लेना एक बार, बाकी पोर्शन बहुत इजी है। यहां तक तो क्लियर था।
CD टोटल लेंथ की 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। अगर मैं इसको करता जनरली तो 3 इक्वल मैं लिख देता कितना है L√3/2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाती L√3/2 3 × 2 वही आ गया। 2 से 2 कट गया। बस x का कंपोनेंट x नहीं मानता हूं मैं जब भी करता हूं, ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है जो हम लोग ट्रिक्स में सीखते हैं। हटा दूं इसको। तो मुझे क्या मिल गया है, एक बात मिल गई है AO A से O तक इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO, और इस लेंथ को मैंने कुछ मान लिया A और इसकी वैल्यू कितनी है L/√3। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सुंदर करके बना दूं दोबारा से, बहुत गंदा हो गया है। ये रहा A B C और ये रहा इसका सेंट्रॉइड। क्लियर है? इन सभी पर चार्जेस कितने रखे हैं Q Q और Q। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि दो मीडियंस के बीच में एंगल कितना बनता है 120 का, यानी दिस एंगल इज, ये सभी एंगल्स कितने होने वाले हैं 120 होने वाले हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए, और यहां पर पॉइंट है मान ली कितना है O है, और यहां पर चार्ज कितना रखा है कैपिटल Q, कितना रखा है कैपिटल Q। तो मैं क्या करूंगा, मुझे O पर नेट फोर्स बताना है। एक बार A से निकालूंगा, B से निकालूंगा, C से निकालूंगा और वेक्टर की तरह ऐड कर दूंगा। बहुत ध्यान से देखना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, नेट फोर्स एट O ड्यू टू A। O पर फोर्स A की वजह से क्या बनेगा KE, चार्जेस का प्रोडक्ट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन स्क्वायर यानी AO का स्क्वायर। AO को हमने क्या माना है A, कितना माना है A। क्लियर इतनी बात, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, अभी इतना ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। FOA की डायरेक्शन क्या हुई, क्या दोनों पॉजिटिव हैं हमारी तरफ से, हमने बोला सेम साइन है, सेम साइन है तो जो यहां लिखा है उसका अपोजिट हो गया, यानी कि A से O की तरफ A टू O, और ये रही वो डायरेक्शन। दिख गया है? मान लिया इसी फोर्स को मैं थोड़ा सा बार बार कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूं, लेट इट बी F1। क्या नाम दे दिया मैंने इसको F1। कितना नाम दे दिया है F1 सिंपलिसिटी के लिए। तो ये रहा मेरा F1। अब मैं निकाल रहा हूं फोर्स एट O ड्यू टू B। जरा बोलिएगा OB की वैल्यू क्या होगी, फिर से वैल्यू वही KE, चार्जेस का प्रोडक्ट Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई सेपरेशन, फिर से कितना A स्क्वायर। डायरेक्शन बोलिएगा दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या बन जाएगी, जो यहां लिखा है उसका अपोजिट B टू O। B टू O देखिए, मान लिया इसको नाम दे दिया हमने कितना F2, कितना नाम दे दिया है F2। सिमिलरली फोर्स एट O ड्यू टू C क्या बनेगा KE Q Q अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। डायरेक्शन बोलिएगा क्या बन गई C टू O। ये रहा मेरे पास F3, क्या नाम दे दिया F3। अब तीन वेक्टर्स हैं मेरे पास और तीन वेक्टर्स को ऐड करना है। ऐड करने के लिए तरीका ये था किन्हीं दो को ऐड करिए और तीसरे के साथ उसका दोबारा से एडिशन करिए। तो किन्हीं दो को पहले ऐड करने जा रहे हैं, किन्हीं भी दो को। एक बात जरा देखना, क्या तीनों वेक्टर सेम हैं, दिख रहे हैं तीनों सेम हैं। अगर तीनों सेम हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, किन्हीं दो वेक्टर्स, किन्हीं दो इक्वल वेक्टर्स की बात अगर करें जिनके बीच 120 एंगल होता है, पंचलाइन है, किन्हीं दो वेक्टर्स जिनके बीच 120 का एंगल हो, उनका रिजल्टेंट वो खुद होता है। उनका रिजल्टेंट क्या होता है, वो खुद होता है। जरा देखिएगा, मैं अगर F1 और F2 की बात करूं, F1 और F2 की मैं जैसे ही बात करूंगा तो इनके बीच एंगल कितना है, ये रहा वो एंगल कितना है 120 है। कैसे पता है, किन्हीं भी दो मीडियंस के बीच, एक मीडियन और ये रही दूसरी मीडियन, दोनों के बीच एंगल कितना होगा 120, और 120 का एंगल होगा अगर तो ये 120 है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो खुद होगा। क्लियर है इतनी बात। और कहां होगा,
उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी एक पंच लाइन थी। दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या हो गया, O से C की तरफ। तो मैं लिख देता हूं, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 विल बी इक्वल टू F1। अब तीनों ही इक्वल है, मैं F1 लिख सकता हूं, F2 या F3 किसी के भी इक्वल लिख सकता हूं। एंड अलोंग, किसके अलोंग होगा, O से C की तरफ, O to C। तो ये बन गया इन दोनों का रिजल्टेंट, और किसके O से C की तरफ हो गया। अब ध्यान से देखना, क्या कौन कौन से दो वेक्टर बचे, इस F और इसका नाम दे दिया मैंने F1 2, यानी ये रिजल्टेंट है किसका किसका, F1 और F2 का रिजल्टेंट है F1 2। अब ध्यान से देखना कि दो वेक्टर बचे मेरे पास, अब कौन कौन से, एक तो ये बचा F1 2 और एक कौन सा बचा है F3। एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, दोनों अपोजिट हैं, तो उनका जब नेट निकालेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इक्वल है तो कितना आ जाएगा, 0। तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स क्या बन जाएगा, F12 और F3 का वेक्टर सम करेंगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो गए, ऊपर वाला पॉजिटिव में लिख दिया F1, 2 और दूसरा वाला कितना हो गया माइनस का F3, और दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया 0। क्या सुन पाई है इतनी लाइन आपने, दिखाई दी। अब कितने लोगों को प्रॉपर्टी याद नहीं थी वो याद रखिएगा, बहुत बार बता चुका हूं मैं, 11 से लेकर सिखाते आ रहा हूं। दो इक्वल वेक्टर्स के बीच अगर एंगल 120 होता है तो उनका रिजल्टेंट वो खुद होता है, और क्या होता है उसकी डायरेक्शन, उन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। खूब अच्छे से बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हम अभी थोड़ी देर में इसको हटा रहे हैं। और बाकी कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 6 क्वेश्चन हो गए हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे।